हमने लास्ट लेक्चर में एसी जनरेटर डिस्कस कर लिया था और उसकी जो भी कंसेप्ट थे वो समझ लिए थे। हमने जनरेटर को क्या समझा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसका मीन्स क्या कि जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। तो जो वो करंट इंड्यूस हो रहा है वही मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो हमने मूव करा के यानी कि मैकेनिकल एनर्जी और उससे कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि करंट इंड्यूस कराया। ठीक, तो हमारे पास सेकंड जो टाइप का जनरेटर है वो है डीसी जनरेटर। तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल समझेंगे, क्योंकि देखो डीसी जनरेटर एसी जनरेटर प्रिंसिपल वही रहेगा कि जब भी कोई कंडक्टर मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में और परपेंडिकुलर, ये चीज़ ध्यान रखना, हम डिस्कस कर चुके हैं लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में कि जब वो परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर पैरेलल होगा तो नहीं करेगा। ठीक, ये छोटी छोटी बातें ही दिमाग में रखना क्योंकि कई बार वन वर्ड क्वेश्चंस या 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेम होगा क्या कि जब हमारा कंडक्टर मूव करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कि हमने नॉर्थ साउथ परमानेंट मैग्नेट से लिया है तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा और वो करंट इंड्यूस जो होगा उसकी डायरेक्शन हमें बताता है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। बहुत ही सिंपल रूल है। हमारे इलेक्ट्रिक मोटर में हम इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करते हैं तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, और जब हम जनरेटर में आते हैं तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगता है। ठीक, तो वो दोनों रूल यूज़ करने और हमें डायरेक्शन पता लग जाएगी। ठीक, कंस्ट्रक्शन में क्या, कंस्ट्रक्शन पूरी सेम होती है जैसे ही एसी जनरेटर की होती है। बस डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पर जो कम्यूटेटर हम यूज़ कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए वो होता है स्प्लिट रिंग टाइप का। अब तुम याद करो ये स्प्लिट रिंग कहाँ थी। स्प्लिट रिंग हमने यूज़ करी थी इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर, जहाँ पर हम हाफ रोटेशन के बाद जो है चेंज आ रहा था। तुमने देखा था कि कैसे जो है वो लगातार फोर्स उस पर लग रहे हैं और वो घूमती जा रही है कंटिन्यूसली, है ना, कि एक साइड से अप लग रहा था एक साइड से डाउन, और स्प्लिट रिंग टाइप था तो वो लगातार फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। ठीक, तो ये स्प्लिट रिंग का टाइप हम कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में भी पढ़ते हैं। ठीक, अब डीसी जनरेटर में ऐसा क्यों आया, तो जब हम इसकी वर्किंग समझेंगे कि स्प्लिट रिंग टाइप क्यों यूज़ करा तो हम समझ जाएंगे कि स्प्लिट रिंग का यूज़ क्या है या क्या सिग्निफिकेंस है कि स्प्लिट रिंग टाइप का हम कम्यूटेटर यूज़ कर रहे हैं और एसी जनरेटर में हमने स्प्लिट रिंग टाइप का करा था। तो हमने कल तक ये बात समझ ली थी लास्ट लेक्चर तक कि एसी जनरेटर जो हमारे पास है, तो एसी जनरेटर जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है देन उसमें करंट इंड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन हमने डिस्कस करी थी। और एक बात ऑब्जर्व करी थी कि जब दो हमारे पास प्रेजेंट होंगी, दो हमारे पास रिंग्स हैं, तो जब स्टार्टिंग में ये अप जा रही होगी और ये डाउन, और हाफ रोटेशन होने के बाद ये पोजीशन होगी। अब इस पोजीशन पे मेरा जो लेफ्ट हैंड है मार्कर वाला, अब वो नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर आ रही होगी, यानी कि इनकी जो मूवमेंट है, मोशन, उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई है। अपोजिट होने से क्या हुआ कि जब तुम्हें पता है कि फ्लेमिंग्स का जो है राइट हैंड रूल, तो तुम्हें ये ऐसा कुछ पता है, ऐसा होता है कि ये मोशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और जो थर्ड हमारे पास है वो इंड्यूस करंट। ठीक, तो ये बात हमें समझ में आई कि अगर मोशन मेरा अपोजिट हो गया, रिवर्स हो गया, कि पहले ये चीज़ ऊपर जा रही थी और ये चीज़ नीचे, ठीक, अब ये नीचे जा रही है और ये ऊपर आ रही है, यानी कि जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ था एसी जनरेटर में कि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई थी क्योंकि स्लिप रिंग टाइप का कम्यूटेटर था। ठीक, तो पूरी कंस्ट्रक्शन सेम है, और बस ये क्या हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो छोटा सा भी करंट हमें डिटेक्ट करके बता सकता है, हाँ भाई साहब इसके अंदर करंट जनरेट हुआ है जो भी। ठीक, तो आप समझते हैं इसकी वर्किंग। ठीक, अब वर्किंग में समझने के लिए सबसे पहली बात
कि जो जो हमें गिवन होगा वो समझ लो। तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होगी, तुम्हें ये भी पता होगा कि इसका रोटेशन कैसा हो रहा है। यहाँ पर मैंने रोटेशन लिखा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर ये प्लेन में दो चीजें हैं तो तुम एंटी क्लॉकवाइज उन्हें रोटेट कर रहे हो, ठीक। तो अगर ऐसे प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो जो सी डी आर्म होगी और ए बी आर्म, ठीक। तो तुम्हें सबसे पहले बात क्या समझ में आई, सी डी एंड आर्म, ए बी आर्म ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी या इनके अंदर करंट इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि BC और AD क्या है, पैरेलल, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। सिंपल बात समझ में आती है। अब CD मेरा ऊपर मूव कर रहा है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब राइट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये और हमारा जो मोशन है वो ऊपर हो रहा है, ठीक। तो ये ऊपर थंब हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम मेरी अगर मिडिल फिंगर देखो तो उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है ऊपर की साइड, यानी कि करंट इंड्यूस होगा CD में D2C, ठीक। ये सिंपल बात समझ में आई। अब जब हम AB आर्म पे आते हैं तो AB आर्म के लिए तुम देखो मोशन नीचे जा रहा है, तो मोशन इसके अंदर हो गया है ना, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो अगर मैं मिडिल फिंगर अपनी देखूं तो उसकी डायरेक्शन आ रही है नीचे, यानी कि इसमें करंट होगा ये वाला, ठीक। तो वो आ गया B2A। तो अगर हम पूरे सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं, अभी कहाँ तक बात हो रही है, हाफ रोटेशन से पहले हो रही है। सेम यही बात हमारे AC जनरेटर में थी। अब डिफरेंस देखते हैं, ठीक। तो ये पूरा सर्किट में फ्लो हो गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, जो भी। अब हाफ रोटेशन के बाद पोजीशन ये थी, ठीक, पोजीशन ये थी। अब ये आर्म ऊपर आ रही है, कौन सी आर्म, CD आर्म, और ये AB। तो CD आर्म ऊपर आई, AB नीचे आई, ऐसी पोजीशन हुई। अब ये नीचे जाएगी और ये ऊपर आएगी। अब आता है कॉम्यूटेटर का काम। अगर मेरे पास कॉम्यूटेटर होता है स्लिप रिंग का, तो स्लिप रिंग क्या करती, एज इट इज घूम जाती है ना। लेकिन स्प्लिट रिंग टाइप है तो ये एज इट इज नहीं घूमेगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक मोटर में भी देखा था कि ये घूमती नहीं है, एज इट इज रहती हैं, क्योंकि इनमें क्या है, बीच में ब्रेक है। स्प्लिट मतलब होता है टूटना, तो इनके बीच में ब्रेक है। तो ये क्या करेंगी, मेरा जो ब्रश B2 है उससे ना अटैच होके अब ये मेरी R2 वाली अटैच हो जाएगी B1 से, और ये अटैच हो जाएगी B2 से, ठीक। तो तुम्हें क्या बात समझ में आई कि मैंने कंस्ट्रक्शन में एक बात लिखी है, जो तुम देखो यहाँ पे, वन ब्रश इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द आर्म मूविंग अप B1, ठीक। तो जो मेरा B1 है वो हमेशा उससे कनेक्टेड होगा जो आर्म ऊपर जा रही होगी, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि B1 हमेशा उससे कनेक्टेड है जो आर्म ऊपर जा रही है, ठीक। तो इसको भी हम R1 R2 कर लेते हैं, पहले R1 R2, ठीक। तो सबसे पहले बात समझो, B1 कनेक्टेड किससे है, CD से। अब CD ऊपर जा रही है, ठीक। तो CD ऊपर गई, ठीक है। पहले मैं तो रोटेशन गलत कर रहा हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मुझे ऐसे घुमाना चाहिए, हाँ नहीं ऐसे घुमाना चाहिए, ठीक है। तो CD ऊपर जाएगा, CD ऊपर गया, AB नीचे आया, ठीक। अच्छा, देन जब हाफ रोटेशन हो गया, अब CD नीचे आएगा और AB ऊपर आएगा, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अब यहाँ पे काम आया कॉम्यूटेटर का। अब कॉम्यूटेटर नहीं चाहता कि मैं भाई पूरा घूमूं, क्योंकि वो स्प्लिट रिंग टाइप है, तो पूरा ना घूमने के कारण क्या होगा कि जो ब्रश B1 है उससे ना कनेक्ट होके R1 कनेक्ट हो जाएगा इससे, और ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। तो रिंग जो है ब्रश B1 से ना कनेक्ट होके इससे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो हाफ रोटेशन के बाद ये चीज क्या होगी, ऊपर जाएगी, और ये चीज क्या होगी, नीचे जाएगी, ठीक। तो जो एक ब्रश होगा हमारा B2 वो या फिर B1, कोई एक ब्रश ये होगा जो हमेशा उस आर्म से कनेक्टेड होगा जो ऊपर जा रही है, और एक आर्म दूसरा वाला उससे कनेक्ट होगा जो नीचे जा रही होगी। यानी कि एंड में जो मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट है वो दोबारा घूम के यही आ जाएगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे दोबारा नीचे आ रही है, ठीक। तो नीचे आ गया, यहाँ पर सेम इसमें भी करंट क्या है, दोबारा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर करंट जो है जनरेट हुआ वो हुआ डायरेक्ट करंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट में तुमने क्या पढ़ा था, भले ही मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, लेकिन डायरेक्शन देखो सेम रह रही है। इसका यूज़ क्या, कि जो स्प्लिट रिंग टाइप का कम्यूटेटर है वो जो ब्रश B1 उससे कनेक्टेड होगा जो हमेशा ऊपर मूव कर रहा है, आर्म मूविंग अप,
और B2 उससे कनेक्टेड है जिसमें आर्म हमेशा डाउन में जा रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो तुरंत कम्यूटेटर घूम के ब्रश B1 ऐसे कनेक्ट करेगा कि वो ऊपर जा रहा हो और B2 ऐसे कनेक्ट करेगा वो नीचे जा रहा हो। ठीक, इसमें कोई सा भी हो सकता है, B2 या हो सकता है कि आर्म मूविंग अप से कनेक्टेड हो या B1। बात समझने की ये है कि एक ऐसा ब्रश होगा जो हमेशा आर्म मूविंग अप से कनेक्ट होगा और B2 हमेशा आर्म मूविंग डाउन से होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कम्यूटेटर पूरा घूमेगा नहीं, देन दोबारा वो स्विच करेगा और R1 R2 दोबारा चेंज हो जाएंगे। ये बात समझनी है। अब यहाँ पर डायरेक्ट करंट जनरेट होगा तो जो मेरा गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन हमेशा एक डायरेक्शन में आएगा। अब तुमने AC में क्या पढ़ा था कि उसके डिफ्लेक्शन 2 डायरेक्शन में आते थे, एक डायरेक्शन ये आ गई, देन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। ठीक, तो ऐसा कुछ हमने ऑब्जर्व नहीं करा। तो ऐसा जब जनरेटर हमने बनाया कि स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग टाइप को हमने यूज करा कम्यूटेटर, तो मेरे को सिर्फ एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिला। तो इसीलिए हमारा ये जनरेटर क्या है, DC जनरेटर डायरेक्ट करंट इंड्यूस कराता है, सेम डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है। तो जो जनरेटर का कंसेप्ट है वो यही है। छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रखनी है, AC जनरेटर में प्रिंसिपल दोनों, कोई भी जनरेटर हो, प्रिंसिपल क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन बताएगा, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। ठीक, कंस्ट्रक्शन में क्या, एक परमानेंट मैग्नेट होगी, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, क्लॉकवाइज रोटेशन हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, वो हम देख लेंगे कि किसके अकॉर्डिंग थंब वो जहाँ मूव कर रहा होगा। और क्या चीज़, DC में स्प्लिट रिंग टाइप, AC में स्लिप रिंग टाइप। गैल्वेनोमीटर अटैच होगा, गैल्वेनोमीटर का काम क्या, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक, और ये एक और चीज़ ध्यान रखनी है तुम्हें कि DC जनरेटर में हमेशा एक ब्रश ऐसा होता है जो आर्म मूविंग अप से कनेक्ट होगा और दूसरा आर्म मूविंग डाउन से, है ना। ऐसा नहीं होता तो कम्यूटेटर नहीं स्विच करता और वो दोबारा से जो मेरी रिंग है वो ऐसे दूसरे ब्रश से कनेक्ट हो जाएगी कि या तो वो नीचे जा रहा हो या ऊपर। ये सिंपल कंसेप्ट, कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जो ये डायग्राम है कोई रटने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे याद करने का कुछ नहीं होता, तुम्हें सिर्फ दिमाग लगाना है। क्या कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड देना होगा भाई, पहले तो सबसे पहले मैग्नेट लगा दी, फिर तुम्हारे दिमाग में कंडक्टर चाहिए तो रेक्टेंगुलर कॉइल लगा दिया, देन तुम्हें स्प्लिट रिंग का डायग्राम ये पता है, ये भी सेम इलेक्ट्रिक मोटर में है, बस स्लिप रिंग में AC जनरेटर में अलग है। फिर उसके बाद सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा देना है, क्योंकि तुम्हें अगर सबका काम पता है तो तुम ऐसे ही रट के नहीं जाओगे कि हाँ ऐसा G का कुछ लगा होता है, यार मैं G लगाना भूल गया, क्योंकि G नहीं लगाओगे। अगर तुमने बात समझी है कि हाँ मेरे को अगर करंट पता लगाना है तो मैं टच करके तो पता नहीं लगाऊंगा वो मुझे झटका लगा, मुझे करंट लगने लगा तो हाँ इसमें करंट आ रहा है। मैं क्या करूँगा, गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगा जो दिखाएगा एक्चुअल में हाँ भाई इसमें करंट जनरेट हुआ है। तो जो जनरेटर का कंसेप्ट है यही पूरा है। कुछ सिंपल चीज़ें मैंने पॉइंट वाइज दिखा दी हैं, वो सब तुम नोट कर लेना। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में। सो इस चैप्टर का लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करना था, लेकिन जो कुछ कंसेप्ट हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हमें समझ आते हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी का हम डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो वो पूरा सम अप यहाँ हो जाता है। ठीक, यहाँ पर सम अप कैसे हो रहा है, जो हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ करते हैं हमारे घरों में या पावर स्टेशंस में, जो पावर का या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हम वो समझते हैं। ठीक, तो हमें जहाँ तक कितना कुछ पता है कि एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, वहाँ से स्टार्ट होती है वायरिंग, पूरे पोल्स होते हैं उनमें वायरिंग फैली होती है और उनसे हमारे घर में मीटर पे आता है। जो हमें आसपास दिखता है वो हमारा मीटर, और अगर हम कभी जाएं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विजिट करें तो वहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स या जगह जगह पर ट्रांसफार्मर्स रखे होते हैं। ठीक, तो इन सब का कंसेप्ट वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने घरों से। तो घर में हमें पता है कि हमारे पास एक मीटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जो नापता है कि कितना करंट उसके या कितना पास हो रहा है, लाइट आ रही है, ऑन है या नहीं है, और कितना हमने पावर यूज़ करी है किलोवाट आवर में। ठीक, किलोवाट आवर ये भी देखेंगे। ठीक, तो जब मीटर स्टार्ट करते हैं तो मैंने इसे बोला किलोवाट आवर। ठीक, अब इस किलोवाट को समझने के लिए तुम समझो 1 किलो है यानी कि 1000 वाट होगा, और यहाँ पर ये आर है यानी कि 60 × 60 सेकेंड। ठीक, तो ये जो वैल्यू आई वो आती है
3.6 इंटू 10⁻6 वाट पर सेकेंड। ठीक, ये 1 किलो वाट आवर की वैल्यू है कि इतना आएगा, और इसी को मैं जूल बोलता हूँ। ठीक, ये चीज़ें तुम्हें पहले से पता होगी। अब मैं बता क्यों रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास एग्जांपल बोलते हैं कि हमारे पास अगर 5 वाट का बल्ब है, ठीक, तो इस 5 वाट का बल्ब का मीनिंग क्या है कि अगर ये 1 घंटे तक ऑन है, 1 घंटे ऑन रहता है, तो इसके अंदर जो पावर का कंजप्शन होगा, पावर कंजप्शन इन 1 आवर, वो 5 वाट का होगा। ठीक, तो ये बात तुम्हें समझनी है कि जो रेटिंग दी जाती है बल्ब की, फैन की, वो उसका कंजप्शन 1 आवर के अंदर, पर आवर के अंदर कितना पावर का है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। तो अगर तुम्हें लेट्स से एग्जांपल 10 बल्ब तुम्हारे घर में है, यानी कि 10 इंटू 5 वाट बल्ब, ठीक, तो तुम्हें पता लगा कि 50 वाट जो है पर आवर का। अब अगर नॉर्मल हम डेली लाइफ में देखें तो बल्ब आजकल 10 to 12 या 20 आवर्स तक जलते हैं, यानी कि 10 आवर भी अगर कोई बल्ब जलता है पर डे के हिसाब से, तो पर डे का उस पर 500 वाट जो है पावर का कंजप्शन हो रहा है 10 बल्ब का, रोज 10 घंटे। ठीक, अब कहीं ज़्यादा घंटे भी हो सकते हैं, कहीं कम भी हो सकते हैं। तो 500 वाट का जो कंजप्शन हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पर 500 वाट का है। अगर हम यहाँ 10 घंटे ना लेके 20 घंटे ले लेते तो ये हमारा हो जाता 1000 वाट। तो इसको मैं बोलता हूँ 1 किलो वाट। ठीक, अब ये 20 आवर्स में हो रहा है तो 1 किलो वाट आवर होता। तो अब मैंने बोला सिर्फ बल्ब के लिए, अब फैन हो सकते हैं, कूलर्स, गीजर्स, ओवन या मिक्सर ग्राइंडर या वॉशिंग मशीन, ये बहुत सारी चीज़ें, सबका अलग अलग टाइम ड्यूरेशन यूज़ होगा और पावर की रीडिंग सबकी अलग होगी। रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, तो यानी कि इन सबका पावर कंजप्शन अलग है। तो सबसे पहले हमने बात क्या समझी कि जो भी हमारे पास अप्लायंसेस हैं उनको पावर अलग चाहिए, या उनके अंदर करंट की जो वैल्यू है वो अलग चाहते हैं, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका होगा। जो बल्ब हमारे पास ग्लो कर रहे हैं, तो छोटे बल्ब होंगे, कुछ बड़े बल्ब होंगे, यानी कि छोटे बल्ब में हमें करंट की कम ज़रूरत पड़ेगी, या हम बड़े बल्ब लगाएं तो या ज़्यादा ज़रूरत होगी, या फिर बल्ब की जगह पे, बल्ब या फैन की जगह पे हमें हायर अप्लायंस बोला तो मतलब हाथी जैसे अप्लायंस नहीं, या बहुत बड़े बल्ब लगा दिए, तो उससे मतलब नहीं कि जिनके अंदर पावर ज़्यादा चाहिए, हमें आउटपुट बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसे वॉशिंग मशीन, क्योंकि उसमें इतना लोड है और तब उसे हमें रोटेट कराना है, सारी वॉशिंग करनी है, उसे ड्राई करना है, या फिर गीज़र जिसमें हमें पानी को बॉयल करना है, या हीटर्स हो गए, तो इन सब के एसीबीज हैं, तो इन सब में क्या है, पावर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो इसीलिए इनके लिए वायरिंग अलग से होती है, और वायरिंग का अलग होने का मतलब यही है क्योंकि इनको करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि पावर कंजप्शन ज़्यादा है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। ठीक, अब वोल्टेज तो हमारे याद रखना, वोल्टेज हमारे इंडिया के अंदर 220 वोल्ट रहता है। ये जो कांस्टेंट वोल्टेज है ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सप्लाई से आता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ पे पावर स्टेशन है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ट्रांसफार्मर्स क्या करते हैं, इनको 220 वॉट पे लेके आते हैं। आगे जब नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाओगे तो और अच्छे से इस कंसेप्ट को समझोगे। ठीक, तो अभी इतना समझो कि ये कांस्टेंट रहता है, तो करंट बढ़ने से जो है पावर कंजप्शन हमें बढ़ाना है, पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इनकी वायरिंग अलग से होती है। तो ये बात जब हमें समझ में आई तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास 2-3 तरीके के इलेक्ट्रिक का जो बोर्ड बनेंगे वो होने चाहिए, कि एक हैवियर अप्लायंसेस के लिए हो और एक क्या हो जो नॉर्मल अप्लायंस जैसे बल्ब फैन एक्सेट्रा हो गया। ठीक, तो ये पावर कंजप्शन का कंसेप्ट हुआ। तो मीटर के पास हमारे पास उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसके अंदर एमसीबीज होती हैं। एमसीबीज क्या, मेन सर्किट ब्रेकर। ठीक, अब इनका काम क्या है, तो ये करेंगी जो भी हमारे अलग अलग रूम्स हैं,
या इक्विपमेंट की जो हमने लाइन बनाई है, अप्लायंसेस की जो लाइन बनाई है उसे ब्रेक कर देती हैं और बाकी सबको हार्म नहीं करती। या फिर हमारा कोई अप्लायंस फ्यूज़ हो गया या बर्निंग हो गई, हम वो सेफ्टी डिवाइसेस भी इसके जस्ट बाद देखेंगे इस कंसेप्ट के बाद। ठीक, तो ये उसमें काम आती है। या फ्यूजेस का भी काम क्या है कि अगर कोई बर्न होता है, तो हमने डिस्कस करा था, याद करो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने बोला था कि एक ऐसा अलॉय, जैसे हमने डिस्कस करा टिन और लेड से एक अलॉय बनाया जिसका जो हमारे मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना है कि अगर हीटिंग हो वायर की तो बर्निंग से रोशनी रोकने के लिए वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, खुद मेल्ट हो जाता है। ठीक, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज करने को। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे जो अप्लायंसेस है वो बर्न ना करे, और साथ में अगर अप्लायंस बर्न करेंगे तो घर में आग लगने का खतरा रहता है। तो ये फ्यूजेस क्या है, सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज हो रहे हैं। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे सर्किट में। ये एक एक जो है सर्किट बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, यहाँ पर तुम देख भी सकते हो, वीडियो में नजर आ रहे होंगे तुम्हें दोनों। तो ये इनके अंदर वोल्टेज क्या है, 220 वोल्टेज है, बस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक, तो ये जो पूरा सिस्टम है इसमें 3 तरह के वायर होते हैं। पहला अर्थ वायर, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक, ध्यान में रखना अर्थ वायर हमेशा ग्रीन कलर का होता है। एक होता है लाइव वायर। अब ये लाइव वायर जनरली रेड होता है, पर कभी कभी इसे येलो कलर में भी होता है, ठीक, या ब्लू में भी आ जाता है। तुमने देखा होगा कि येलो कलर के भी वायर होते हैं तो आजकल यूज होते हैं। तो बस तुम्हें ध्यान रखना है कि ग्रीन कलर स्पेसिफिक अर्थ वायर के लिए यूज होता है और न्यूट्रल वायर के लिए स्पेसिफिक ब्लैक वायर यूज होता है। और ये जो हमारे पास करंट पोल से आता है उसमें ब्लैक वायर होते हैं, 3 वायर होते हैं, वो ये 3 वायर यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद पैरेलल चलते हैं। अब हमें ये बात समझनी है, चलो लाइव वायर में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट हो गया, 550 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी आगे की समझेंगे। ठीक, तो लाइव वायर में यानी कि लाइव वायर के अंदर असली इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ चल रहा है और न्यूट्रल उसके साथ चल रहा है। अब अर्थ वायर का काम क्या है कि हमने अर्थ वायर जो तीसरा वायर क्यों यूज करा और इसे हर इक्विपमेंट में लगा रहे हैं। देखो इस बात को सर्किट ड्रॉ करते समय हमने समझा भाई ये अर्थ वायर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये इस सर्किट से भी जुड़ा है, इस सर्किट से भी जुड़ा है, इस सर्किट से भी जुड़ा है और अप्लायंस से भी जुड़ा होगा। अब देखो मैंने यहाँ कर्ल बनाया, तो तुम याद करो जब हम इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट बनाने का सोच रहे थे या सर्किट में टर्म डिस्कस कर रहे थे, तो अगर कोई जॉइंट ऐसे पास होता है बिना कनेक्ट करे, यानी कि जॉइंट विदाउट जॉइनिंग, ठीक ठीक, या फिर वायर्स पासिंग विदाउट जॉइनिंग, ठीक, तो बिना आपस में कनेक्ट हुए वायर पास हो रहे हैं। और एक तुमने ये चीज पढ़ी थी जब डॉट लगा था, ठीक, तो यानी कि ये कनेक्टेड नहीं है, सीधा डायरेक्ट अर्थ वायर अप्लायंसेस से कनेक्टेड है। तो तुम्हें ये बात समझनी है कि जो हमारी अर्थ है, ऐसे मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन की भूखी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है। यह अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन सोर्स है, सॉरी भूखी बोलते हैं मैंने, अर्थ में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा समझो, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। तो हमें शॉक कैसे लगता है और क्यों नहीं लगता जब हमने स्लीपर्स पहनी हो या फिर हम प्लास्टिक चेयर के ऊपर हो, ठीक, तो यही कंसेप्ट हम समझते हैं। तो सबसे पहले मान लो तुमने लाइव वायर टच करा, ठीक है, अब लाइव वायर टच करा तो तुम्हारे पास लाइव वायर में क्या इलेक्ट्रॉन्स है। अब लाइव वायर तुम्हारी तरफ जैसे करंट आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी, ठीक, अब तुम्हारे हाथ से जो है टच हुआ, ठीक, अब मैंने क्या बोला, अर्थ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जो भी मैटर प्रेजेंट है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम है वगैरह है जो भी है, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पूरा सोर्स है, ठीक। तो जब हमने टच करा तो यहाँ ये अर्थ पर पर्सन खड़ा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इनकी डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत इसकी बॉडी से फ्लो होने लग जाएंगे लाइव वायर में, और जो सारा करंट है वो जाने लगेगा अर्थ के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये चाहेगी मैं सारा इलेक्ट्रॉन इसे दे दूं और पॉजिटिव चार्ज ले लूं, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज जब लेगी तो पास किससे हो रहा है, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ से लाइव वायर में जा रहे हैं, ठीक, तो इससे हमारी बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बियर कर सकती इतना कुछ ट्रॉमा, ठीक, तो इसीलिए उस पर्सन को शॉक लगता है, ठीक। इसीलिए अब अर्थ वायर को, अब पर्सन की जगह मान लो अप्लायंसेस है,
अब अप्लायंसेस लगे हुए हैं आराम से, अब उनमें मान लो कोई डिफेक्ट आता है, प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी तरीके से शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, ये जो वर्ड्स है अभी डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ होता है। ठीक, तो जब ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। ठीक, इलेक्ट्रॉन से बढ़ गए, अब ये फ्लो करना चाहते हैं, अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नीचे है, तो वहाँ पे सारा हम फ्लो करा देते हैं। तो अर्थ से हम क्या करते हैं, वायरिंग, पूरी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनमें फायर से बचाने के लिए अर्थ से पूरी वायरिंग करी जाती है, अर्थ वायर की सारे सर्किट्स में जोड़ा जाता है ताकि फायर से हम बचा सके और जो इलेक्ट्रॉन है वो आ सके अर्थ से, क्योंकि अर्थ इलेक्ट्रॉन का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक, अब ये जो सारे कंसेप्ट है ये तुम 12th क्लास के फिजिक्स में पढ़ोगे, मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है बच्चों के दिमाग में, तो इतना बताना इनफ होता है। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या सेफ्टी डिवाइस हम यूज़ करेंगे उनको बचाने के लिए। ठीक, जब हमने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा तो हमने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स देखे जो या तो उनका नाम हमने पहली बार सुना, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक, तो हम अब देखते हैं कि जो हमने चीज़ें पढ़ी तो उसमें कई बार फॉल्ट्स आते हैं। फॉल्ट्स कैसे आते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ है तो एरर तो आने से रहेंगे। ठीक, तो एरर कैसे आएगा, या तो ऐसा हो जो वायर के अंदर इंसुलेशन है वो मेल्ट कर जाए, या डैमेज हो जाए, या किसी भी तरीके से वो कट जाए, एक्सीडेंट्स हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए हमारे पास पहली बात है हम फॉल्ट, देन है सेफ्टी मेजर। ठीक, क्योंकि अगर फॉल्ट होगा तभी तो हम सेफ्टी मेजर यूज़ करेंगे। अगर हमने देखा कि बंदा बाइक से गिरता है तो उसके सर में चोट लगती है तो डेथ हो सकती है, तो इसलिए हमने सेफ्टी मेजर क्या बनाया, हेलमेट बनाया, हेलमेट लगाना ज़रूरी समझा। तो सेम चीज़ जब शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग ऑब्जर्व करी गई तो उसको रोकने के लिए हमने फ्यूज़ जैसे सेफ्टी डिवाइस, अर्थ वायर जैसा कुछ सोचा। ठीक, तो सबसे पहले शॉर्ट सर्किटिंग समझते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है कि अगर मेरा लाइव वायर न्यूट्रल वायर से अटैच हो जाए, अब हम जानबूझ के अटैच नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है दोनों पैरेलली रन करते हैं, है ना। तुमने डोमेस्टिक सर्किट में यहाँ पे देखा था कि यहाँ पर लाइव वायर था या न्यूट्रल वायर था, ऐसे दोनों रन कर रहे थे, बाकी सारे अप्लायंसेस पैरेलल अटैच थे। ठीक, तो अगर वायर और न्यूट्रल वायर जो है या तो डायरेक्टली अटैच हो जाए या फिर ऐसा हो कि कोई वायर का पीस उनके कंडक्टिव वायर के बीच में आ जाए। ठीक, ऐसे समझो कि मान लो ये दो वायर है, ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, या तो ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाए। ठीक, यहाँ पर ये कनेक्ट हो गए। ठीक, या फिर ये उनको दोनों के बीच में कंडक्टिंग वायर ऐसे लगा दिया, अब इनमें इंसुलेशन हट चुकी है, तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये क्या है, इनडायरेक्टली। ठीक, और अगर ये ऐसा नहीं होता और ये डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच ऐसे हो जाते तो ये डायरेक्ट होता। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि रेजिस्टेंस सर्किट का क्या हो गया, जीरो। अब रेजिस्टेंस जीरो हो गया लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के अटैच होने से। अब तुम मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस जब जीरो हो गया लगभग, तो करंट क्या होगा, करंट तो एक्सेप्शनली बहुत बढ़ जाएगा या इन्फिनिटी तक पहुंच सकता है, क्योंकि तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, V = IR। तो मेरे को अगर रेजिस्टेंस देखूं तो V/I होगा। अब चाहे तुम फॉर्मूले से जाओ या कंसेप्ट से जाओ, फॉर्मूले से कैसे जाओगे, पहले फॉर्मूले समझो कि R प्रोपोर्शनल टू 1/I है, यानी कि R जितना कम होगा I उतना ही बड़ा होगा। अब जब R मेरा 0 पे जा रहा होगा तो ये मेरा इन्फिनिटी पे जा रहा होगा। ठीक, तो ये बात समझ में आती है। अब कंसेप्ट से समझो, अगर रेजिस्टेंस होता है 0, रेजिस्टेंस 0 है तो मेरे करंट को रोकने वाला ही कोई नहीं है, करंट तो एकदम तेजी से फुल स्पीड में जाएगा, यानी कि करंट की स्पीड जाएगी बढ़। अब करंट जो है कंडक्टिंग वायर से बहुत तेजी से जा रहा है, अब जब करंट तेजी से फ्लो करेगा तो हमें पता है कि हीटिंग होगी। अब उस हीटिंग से एक्सेसिव हीटिंग होगी, उससे क्या है, या तो हमारे पास हो सकती है एक्सीडेंटल फायर। ठीक, तो एक्सेसिव हीटिंग होगी, एक्सीडेंटल फायर हो सकती है, और अप्लायंस डैमेज, क्योंकि अप्लायंसेस का भी कुछ मेल्टिंग पॉइंट जो है या कुछ हीटिंग सहने की कुछ टेंडेंसी होती है कि इतना वो टेम्परेचर जो है बियर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हीटिंग समझ में आया, करंट बढ़ गया और रेजिस्टेंस 0 हो गया। ठीक, तो फॉर्मूले से तुम ऐसे समझ सकते हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है I के, और कंसेप्ट समझो कि कोई रोकने वाला ही नहीं है करंट को, तो वो तो फुल स्पीड में जाएगा। ठीक, तो शॉर्ट सर्किटिंग में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कॉन्टैक्ट में आते हैं। आप समझो ओवरलोडिंग को, तो ओवरलोडिंग में क्या है कि ओवरलोडिंग में
अगर मैं बहुत सारे अप्लायंसेस एक साथ ऑन कर दूं, ठीक है, तो तुम्हें एक बात पता है कि हमारे पास 220 वोल्ट का ही वोल्टेज होता है पूरे सर्किट में आने के लिए। तो हमारे पास पावर क्या है, पावर इक्वल टू V/I। अब ये तो मेरी चीज़ कांस्टेंट है। अब मैंने कहा कि अगर सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मैं एक साथ ऑन कर दूं तो पावर क्या बढ़ जाएगी, पावर बढ़ने से करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक। क्योंकि देखो मैंने जैसे बल्ब बात करी 5 वाट के 10 बल्ब्स हैं, और वो पूरे घर में 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। सारे फैन ऑन कर दो, सारे कूलर चला दो, सारे गीजर्स ऑन कर दो, ठीक, सारे एसीज ऑन कर दो, तो पावर का कंजप्शन बढ़ गया, ठीक। पावर का कंजप्शन बढ़ने से करंट बढ़ेगा। अब करंट बढ़ने से ओवरलोड, ओवरलोड का मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा उस पर तुमने भार डाल दिया, ठीक। तो पावर का कंजप्शन बढ़ गया तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा कंडक्टिंग वायर से। अब अगर कंडक्टिंग वायर वीक हुआ तो उसकी इंसुलेशन खराब हो सकती है। इंसुलेशन से या तो वो डायरेक्ट न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो जाए, ठीक। अगर नहीं होता तो उसी के अंदर जो है टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि या तो वो फायर हो जाएंगे, इससे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, तो उससे हीटिंग एक्सेसिवली होगी। सेम एक्सीडेंटल फायर्स हो सकती हैं, या फिर अप्लायंस डैमेज हो सकते हैं, पूरे बर्न कर सकते हैं, जो कि महंगे अप्लायंसेस बहुत नुकसान करेंगे, ठीक। या घरों में भी आग लग सकती है क्योंकि पर्दे वगैरह आसपास ही सर्किट के होते हैं, ठीक। तो ये दो फॉल्ट्स हमने ऑब्जर्व करे, ठीक। अब इनको दूर कैसे करते थे, दूर कैसे कर सकते हो, तो अर्थ वायर का कंसेप्ट हमने समझा कि इलेक्ट्रिक शॉक को हमें रोकना है ना। तो दो चीज़ें थी, एक मैंने इलेक्ट्रॉन से समझाया था अभी कि अर्थ में क्या इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो वो लाइव वायर से जो है लाइव वायर की तरफ जाएंगे तो तुम्हें क्या लगेगा, शॉक, ठीक। दूसरा कंसेप्ट समझ सकते हो कि अर्थ पे जो पोटेंशियल है वो 0 है और लाइव वायर पे पोटेंशियल है 220 वोल्ट, तो पोटेंशियल वो इसमें देना जाएगा। अब अगर कोई 220 वोल्ट का वायर अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक, डायरेक्ट हमने कनेक्ट कर दिया अर्थ में, सीधा जमीन पे रख दिया, तो वो सारा पोटेंशियल जाएगा अर्थ में, ठीक। तो अगर कहीं से लॉस भी होता है तो वो सारा अर्थ में चला गया, और अर्थ कंडक्टिंग नहीं है तो किसी को भी करंट नहीं लगेगा, ठीक। तो ये क्या ऐसे सेफ्टी डिवाइस यूज हो रहा है क्योंकि अर्थ पर क्या है, 0 पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक शॉक का जो रिस्क है वो बच सकता है। ग्रीन कलर में होता है। एक और चीज़ समझ सकते हो कि अगर मेरे पास 3 पिन प्लग है तो उसमें एक लाइव वायर के लिए, एक न्यूट्रल वायर के लिए, देन जो टॉप वाला पार्ट होता है वो ग्रीन वायर के लिए होता है, वो एज ए सेफ्टी मेजर यूज हो सकता है। तुम अगर मिक्सचर या ओवन से मतलब जो भी हैवियर जो होते हैं इनका पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, तुम्हें हीटिंग से रिलेटेड है, हीटर्स हो गए, इनमें जो हमारे पास प्लग्स होते हैं वो 3 पिन ही होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो 3 पिन वाला जो ऊपर टॉप वाला होता है वो ग्रीन वायर किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए, ताकि उसके अंदर अगर कोई डैमेज होता है तो वो सारा पोटेंशियल अर्थ में चला जाए और हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं फील हो, ठीक। देन उसके बाद है फ्यूज़ की बात। तो जब ये तुमने शॉर्ट डिस्कसिंग और ओवरलोडिंग करा, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग, तो तुमने क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, करंट तेज फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस क्या है, कम हो रहा है, ठीक। तो करंट तेज फ्लो करेगा, करंट तेज फ्लो करने से टेम्परेचर बढ़ना है। अब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो मेरा जो अप्लायंसेज है या फिर फायर के एक्सीडेंट्स होने के केसेस बढ़ सकते हैं या रिस्क ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सर्किट के अंदर, हमारे पास ये लैंप है या जो भी हमारे पास इक्विपमेंट, अलग फैन है ना, या एसीज हो गए, तो जो भी अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, अब उनके सीरीज़ में, पहली बात तो सीरीज़ में कनेक्टेड नहीं होंगे, तो तुम ऐसे समझ लो कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, दोबारा से मतलब आएगा, ठीक। तो एक बल्ब हो गया, देन फैन हो गया, देन एसी हो गया, ठीक। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ पर मेन सप्लाई होगी, है ना। अब मैंने डिस्कस करा कि पहली बात हो सकती है शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए तो उससे करंट आई की वैल्यू फ्लो करना बढ़ जाएगा। सेकंड चीज़ ओवरलोडिंग हो जाए, अगर मैंने बहुत सारे इक्विपमेंट एक साथ ऑन कर दिए तो पावर का कंजप्शन बढ़ गया, और तुमने फॉर्मूले से भी देखा कि पावर कंजप्शन अगर बढ़ जाता है तो करंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि V तो मेरा 220 वोल्ट ही रहने वाला है, ठीक। तो इसको हमें बचाने के लिए, ये हीटिंग हो रही है, फायर के डैमेज हो सकते हैं, तो हमने एक सेफ्टी डिवाइस यूज़ करा है, फ्यूज़।
फ्यूज को क्या कहते हैं, सेफ्टी डिवाइस लिखा हुआ मैंने, ठीक। अब फ्यूज क्या करेगा कि अगर मैंने फ्यूज अटैच कर दिया यहाँ पे, है ना, ठीक। अब ये फ्यूज है, रेजिस्टेंस नहीं है, फ्यूज। अब ये किससे बना है, टिन और लेड के एलॉय से, ठीक, टिन और लेड से बना है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इतना टेम्परेचर, अगर हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉयल होता है, तो उसके ज़्यादा टेम्परेचर हम ज़्यादा ना करें, 200 तक टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ेगा तो फायर के डैमेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस पे फायर लगभग बहुत सारे जो मटेरियल्स हमारे घरों में होते हैं उनमें आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक। तो 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाता है। अब जब ये मेल्ट करेगा तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, ठीक। तो ये जो है वायर का जो कनेक्शन है, अब ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये ध्यान रखना कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि हम सीरीज को अच्छा ना मान के पैरेलल को मानते हैं, क्योंकि सीरीज में अगर एक इक्विपमेंट खराब हो तो करंट आगे फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि करंट सेम रहता है, ठीक। अब ये सीरीज में कनेक्टेड था तो ये ब्रेक हो गया, इसके ब्रेक होने से जो करंट है वो भले कितना हाई हो वो कूद के तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको चाहिए एक कंडक्टर, हवा से तो उड़ेगा नहीं, ठीक। तो उसको कंडक्टर चाहिए, तो वो करंट यहीं तक रह जाएगा, तो ना इनमें जाएगा ना इनमें हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो फ्यूज का यूज हम सेफ्टी डिवाइस के लिए करते हैं, ठीक। तो फ्यूज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं इस कंसेप्ट पे, तो उसको समझ लो। और जो टिन लेड का एलॉय है मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस इतना अप्रोप्रिएट है कि हाँ इतनी हीटिंग हो तो वो अपने आप मेल्ट कर जाएगा, ठीक। तो इस चैप्टर में पूरे जो कंसेप्ट है या थ्योरी का पार्ट है वो सब इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस, या तो हम बोर्ड पे देखेंगे या फिर कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन से क्वेश्चंस इसके डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन तुमने अब तक तो बात समझ में आ गई होगी। न्यूमेरिकल्स कम है, ज़्यादातर कंसेप्ट्स हैं, या जो भी हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं और क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चेंज होंगी, करंट कैसे फ्लो होगा, ये सारे कंसेप्ट, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। तब तक जो है सारी वीडियोस एक और बार देख लेना, ताकि मैं जब क्वेश्चंस कराऊं तो तुम आपस में कोरिलेट कर सको, क्योंकि मैं कहता हूँ वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन खुद ट्राई करो, ठीक। क्योंकि जब खुद ट्राई करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तुम और आगे पढ़ने का चाह रखोगे, ठीक। तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।